नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबरों की ओर बढ़ते हुए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 50 गांव के 6,804 परिवारों को मिले स्वामित्व कार्ड। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों की मुस्कुराहट थी हमारा मकसद। पीएम ने की उत्तराखंड की सुंदरता की तारीफ। विकास से वंचित जनपद का अंतिम गांव सड़क मार्ग से नहीं पाया अभी तक तोची गांव। ग्रामीण रोज तय करते हैं 6 किलोमीटर का पैदल सफर। तहमासी, खाम, बुग्याल, केदारनाथ पैदल ट्रैक रवाना। ट्रैकिंग करते हुए दल पहुंचेगा केदारनाथ। आपदा के समय पैदल ट्रैक ने बचाई थी हजारों की जान। अनलॉक 5 में रोजाना हजारों पर्यटक पहुंच रहे हैं उत्तराखंड। सैलानियों के आगमन से बड़ी रौनक। पर्यटकों की भीड़ देखकर कारोबारी भी खुश। पर्यटकों से गुलजार सरोवर नगरी नैनीताल। नैनी झील में नौकायान के लिए तैयार नौकाएं। नावों को संवारने में लगे जुटे नौकायान। उत्तराखंड में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 55,000 के पार। बीते 24 घंटे में 526 संक्रमित मिले और 13 मरीजों की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उधम सिंह नगर के जनपद सितारगंज में विधायक सौरभ बहुगुणा के आवास पर पहुंचे सैकड़ों गांव के लोग, जिन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। विधायक सौरभ बहुगुणा के समक्ष कई गांव के सैकड़ों युवकों ने भाजपा का दामन थामा है। इस मौके पर विधायक सौरभ ने बहुगुणा ने कहा कि देश का युवा मोदी जी की ओर देश का भविष्य देख रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से लगातार युवा जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि सभी राजनीतिक पार्टियां 2022 चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं भाजपा द्वारा उत्तराखंड की नई प्रदेश कार्यकारिणी गठन के साथ ही 2022 की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत आज सितारगंज विधानसभा के कई गांव के सैकड़ों युवा सौरभ बहुगुणा के आवास पर पहुंचे, जिन्होंने भाजपा का दामन थामा। भाई, यूनस भाई, फैजल भाई, उनकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज लगभग 100 लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हमारे मंडल अध्यक्ष विजय सलूजा जी की अध्यक्षता में उन्होंने अपनी आस्था भारतीय जनता पार्टी, अपने विधायक सौरभ बहुगुणा और हमारे मंडल के अध्यक्ष से जताई है। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। लगभग 8 से 10 गाँव के लोगों ने, लड़कों ने, आज युवाओं ने आज हमारा हाथ थामा है और कहीं ना कहीं हमको इससे बहुत ज़्यादा शक्ति मिलेगी पार्टी को और मुझको। क्योंकि युवा शक्ति जो है वो हर चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। और आज आप देख रहे हैं किस तरीके से युवाओं में जोश है और उन्होंने, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उम्मीद करूंगा कि हम सब मिलके एक साथ कंधे से कंधा मिला के शक्तिपाम मतदारगंज क्षेत्र को आगे बढ़ा सकें। रुद्रपुर में भाजपा समर्थित पार्षद की गोली मारकर हत्या करने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि गाड़ी में आए बदमाशों ने पार्षद को घर से बाहर बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी, जहां जिले अस्पताल में डॉक्टरों ने पार्षद प्रकाश सिंह धामी को मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना के बाद शहर भर में नेताओं का जिला अस्पताल में जमावड़ा लग गया। नैनीताल के गर्म पानी दूर दराज इलाकों में ग्रामीणों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं के अभाव में समय पर इलाज न मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें अल्ट्रासाउंड तक की सुविधा नहीं मिल पा रही है। यहां तक कि गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के लिए उन्हें दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। तो क्या कह रहे थे, डॉक्टर आएगा कह रहे थे? डिलीवरी होने वाली थी ना ये जो डिलीवरी थी, मतलब इन लोगों ने कहा कि यहाँ नहीं ये नहीं होगी, और मतलब बिना ऑपरेशन की नहीं होगी, यहाँ से रेफर कर दिया। और वो जो ऊपर फिर यहाँ से हम मैडम के पास ले गए, मनोहरी जो मैडम है, परिहार मैडम हो, तो उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी करा दी सिर्फ आधे घंटे में। बांसपुर में कांग्रेस सेवा फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पोस्टकार्ड माध्यम से 2014 में किए गए चुनावी वादों पूरे न होने पर सवाल पूछे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री से सवालों का जवाब जनता को देने की मांग की है। बता दें कि कांग्रेस सेवा फाउंडेशन के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष विपुल शर्मा के नेतृत्व में भगत सिंह चौक पहुंचे, जहां कांग्रेस सेवा फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उनके बताए मार्ग पर चलने की अपील की। कांग्रेस सेवा फाउंडेशन के प्रदेश संयोजक सचिन आनंद ने यह कहा कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी को दूर करने और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, जो अभी तक पूरी नहीं कर पाए। बेरोजगारी और हमारे देश में सबसे जो बड़ी है
समस्या बेरोजगारी की है। यहाँ पे शिक्षित लोग वर्ग पाने के बावजूद भी लोग यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं, जिस कारण हम प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहते हैं 2014 के चुनावों के दौरान जो आपने जुमले जो जनता को दिए, क्या वह कभी पूरे हो भी पाएंगे? तो जो हमारे कार्यक्रम हुआ है उसका मेन मुद्दा है सर, 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो घोषणाएं की थी वो कोई भी घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, परंतु अभी तक अभी भी बेरोजगारी है। महंगाई कम होगी, महंगाई और बढ़ गई है। भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन भ्रष्टाचार की तो सीमाएं सारी लांघ चुके हैं। वही उस मुद्दे पे लेके आज हमने पोस्ट कार्ड अभियान किया है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को अपना यहाँ की जनता जो है जन की बात के थ्रू अपना एक सवाल रखेगी, क्या महंगाई पूरे खत्म हुई या भ्रष्टाचार खत्म हुआ। उस मुद्दे को लेकर हमने वो कार्यक्रम किया है। कोरोना संकट से उबरने के लिए अब लोगों को फिर से जीवन की ओर लौटने लगे हैं। कोरोना का तनाव लोगों पर हावी ना हो, लोगों को आजीविका भी चलती रहे, इसके लिए उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों को खोलने की अनुमति मिलने के बाद नैनीताल की करें तो यहां पर धीरे धीरे पर्यटन गति पकड़ रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नैनीताल में फिर से सैलानियों की भीड़ जुटी। पर्यटकों से गुलजार सरोवर नगरी नैनीताल। नैनी झील में नौकायान के लिए तैयार नौकाएं। नावों को सजाने संवारने में जुटे नौकायान। नौकाओं को दुरुस्त कर किया जा रहा है रंग पॉलिश। कोरोना संकट से उभरने के लिए अब लोग फिर से जीवन की तरफ लौटने लगे हैं। कोरोना का तनाव लोगों पर हावी ना हो और लोगों की आजीविका चलती रहे, इसके लिए उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों को खोलने की अनुमति मिलने के बाद नैनीताल की बात करें तो यहाँ भी धीरे धीरे पर्यटन गति पकड़ रहा है। खिली धूप और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए नाविक आजकल अपनी नावों को सजाने संवारने में लगे हुए हैं, साथ ही साथ नौकाओं की मरम्मत में जुटे हुए हैं। नैनी झील में पर्यटकों की झील की सैर कराने के लिए नौकाओं को दुरुस्त करके रंग पॉलिश किया जा रहा है। नाविक नरेंद्र बताते हैं कि एक नाव को तैयार करने में 5 दिन का समय लगता है, जिसमें लगभग 25,000 रुपए का खर्च आता है। बोटों में जो है पिछले साल अक्टूबर में रंग रोगन का कार्य हुआ था। उसके बाद मार्च से हमारा काम जो है लॉकडाउन के चक्कर से पूर्ण तरह से बंद था। इस समय लगभग 1 साल हो गया बोटों को। इस समय बोटों में रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, जो पिछले साल की अपेक्षा डबल खर्चा आ रहा है। पिछले साल 4,000 रुपये लगता था, इस साल 8,000 रुपये रंग रोगन में रिपेयरिंग में एक बोट में लग रहा है। हल्का फुल्का खुल गया है, थोड़ा बहुत हमारा कार्य भी चल रहा है, काम चल रहा है और आगे को हमारा सीजन बढ़े, इसीलिए हमने रंग रोगन का कार्य इस समय रिपेयरिंग जो भी होता है हम इस समय करते हैं। तांबे की कीलें लगती हैं पूरे और टून की लकड़ी लगती है, शीशम की हड्डियाँ बनती। टून की लकड़ी में इसमें पानी में एकदम ख़राब नहीं होता है, इसमें बानिस और कलछी का तेल लगाया जाता है, इसलिए वो ख़राब नहीं होता है। चीड़ की लकड़ी लगाएंगे तो एकदम ख़राब हो जाएगा। एक बोट बनाने में आप नया बोट बनाओगे तो 60-70 हज़ार का इतना खर्चा लग जाता है। ऐसी हल्की फुल्की रिपेयरिंग जैसे हम कर रहे हैं ऐसे करोगे तो फिर ये जितने की खुलेगी उस हिसाब से पैसा लगता है। नया बोट बनाने में तो करीब 1 महीना करीब लेके जाता है, महीने तो हद से बेहद लगती है। अगर आप भी कोरोना के बीच तनाव से दूर अपने आप को तरोताजा करना चाहते हैं तो पूरे नियमों के साथ नैनीताल चले आइए। नैनी झील की शान कही जाने वाली नौकाएं आपको खूबसूरत झील की सैर कराने के लिए तैयार है। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांता पाल की रिपोर्ट। विकास अंतर्गत कालसी विकासखंड में होने वाले विकास कार्यों की अनियमितताओं को और सरकारी धन की बंदरबाट के खिलाफ पंचायत सदस्य कुलदीप सिंह चौहान ने मोर्चा खोला है, जिसको लेकर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कुलदीप ने आरोप लगाया कि कालसी विकासखंड में क्षेत्र पंचायत निधि और मनरेगा सहित अन्य मदों से आए पैसों की जमकर बंदरबाट की जाती है। पिछले ब्लॉक प्रमुख कार्यकाल में क्षेत्र में पंचायत निधि से 5 करोड़ के साथ ही अन्य योजनाओं में भी करोड़ों खर्च कर जमकर सरकारी धन को ठिकाने लगाया गया, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
भाई साहब, जिस प्रकार से ब्लॉक के अंदर अनियमितता और भ्रष्टाचार चल रहा है वो अपने एक प्रकार चरम सीमा पर है और आए दिन आज ही नहीं गत वर्ष जो अवधारणा बनी हुई है, जो र्यूमर फैल गया है कि भाई ब्लॉक के अंदर किसी प्रकार कोई बजट जनहित के लिए नहीं आता है, तो ये प्रकार से गलत है। बहुत पैसा करीबन यदि मनरेगा की योजना जोड़ा जाए तो करोड़ों रुपया 20 करोड़ रुपया साल में जो है ब्लॉकों में जनहित के लिए आते हैं, परंतु पता ये नहीं चलता है कि आसमान उसको खाती है या जमीन को निकल लेती है। रुद्रप्रयाग जिले का अंतिम गांव तोशी आजादी के बाद से अब तक सड़क मार्ग नहीं जुड़ पाया है। ग्रामीणों को आज भी 6 किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ता है। खासकर बीमार व्यक्तियों को चिकित्सालय पहुंचाने के लिए मरीजों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के दौरान गांव में वोट मांगने के लिए गांव पहुंचते हैं, लेकिन इसके बाद गांव की कोई सुध नहीं लेता। बता दें कि जिले का अंतिम गांव शिव पार्वती विवाह स्थल से अधिक परिवार निवास करते हैं, लेकिन सड़क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज केदार घाटी का जनपद का अंतिम गांव तोशी का आज भ्रमण किया। यहाँ प्रकृति का अच्छा आनंद और बहुत ही अच्छी सुंदर जगह है, परंतु हमारे लिए सुंदर जगह है क्योंकि हम कभी कभार आएंगे, पर जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो लगभग 5 या 6 किलोमीटर सड़क से दूर है, पैदल उन्हें आना पड़ता है। स्कूल और स्वास्थ्य की सुविधाएं से वो बहुत दूर है। इस क्षेत्र की जनता की यही परेशानी है कि यहाँ पे जल्द से जल्द रोड आए और स्वास्थ्य में सुधार हो, शिक्षा में सुधार हो। खबर सितारगंज से, जहां क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा ने हाईकमान द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी के पदाधिकारियों का स्वागत किया और उनसे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जन समस्याओं के समाधान के लिए कटिबद्ध है। सरकार की तरफ से छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान को लेकर हर संभव कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी को भी कोई तरह की परेशानी ना हो। आपको बता दें कि भाजपा हाईकमान द्वारा कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें कुलदीप गंगवार को ओबीसी मोर्चा का वरिष्ठ भाजपा नेत्री सुमन राय, गीता सक्सेना को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, अशोक रस्तोगी, डालचंद राजपूत को बकुन नगर पालिका का नामी सदस्य बनाया है। हाईकमान द्वारा नई जिम्मेदारी दिए जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी ने जिनसे अपना विश्वास प्रकट किया है, सब पार्टी के बहुत पुराने सदस्य हैं, पार्टी को खड़ा करने में बहुत योगदान किया है और उम्मीद यही करूँगा कि इस पद की गरिमा को देखते हुए ये लोग अपना पार्टी में आगे भी अपना समय देते रहेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना काम करेंगे और 2022 के चुनाव में पार्टी को पदक दिलाने में अपना पूरा योगदान। 2 दिवसीय चैमासी केदारनाथ पैदल ट्रैकिंग दल को केदारनाथ विधायक मनोज रावत एवं आईजी गढ़वाल अभिनव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर केदारनाथ धाम के लिए गुप्त काशी से रवाना किया है। आपको बता दें कि केदारनाथ आपदा के समय यह पैदल ट्रैक काफी लाभदायक सिद्ध हुआ था और हजारों यात्रियों की जान बचाई थी। यह दल आज रात्रि अंतिम गांव चमैसी रुकेगा और कल सुबह सोमवार को खाम बुग्याल होते हुए केदारनाथ पहुंचेगा और मंगलवार को इसी पैदल ट्रैक से वापस लौटेगा। ट्रैकिंग दल में 15 से 20 स्थानीय युवक और 4 एसडीआरएफ के जवान एवं 2 वन विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। देखिए, जो वर्ष 2013 में जो दैवीय आपदा आई थी इस घाटी में, वो मैं समझता हूँ हम सब के लिए एक वेकअप कॉल थी कि हमें किस प्रकार से सारे तंत्र को और सजग और सुदृढ़ करना है, यहाँ की स्थानीय जनता के भले के लिए भी और यहाँ जो तीर्थयात्री और पर्यटक आते हैं उनके लिए भी। तो इस दिशा में मैं समझता हूँ आज बहुत एक अच्छा प्रयास किया गया है। राजधानी देहरादून में कांग्रेस ने हाउस टैक्स की बढ़ोतरी को लेकर नगर निगम में विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में लालचंद शर्मा ने बताया कि बोर्ड बैठक में हाउस टैक्स में बढ़ोतरी न करने का फैसला किया था, बावजूद इसके हाउस टैक्स की बढ़ोतरी की गई। वहीं कांग्रेस ट्रैक्टर घोटाले को लेकर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। हम लोगों ने मांग रखी है कि जो हाउस टैक्स बढ़ाया जा रहा है वो हाउस टैक्स ना बढ़ाया जाए,
क्योंकि पहले ही कोरोना महामारी के दौरान आम जनमानस का जीना दुभर हो चुका है। सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। कहीं भी किसी किस्म की जो परेशानी आम जनमानस का उन्हें दूर करने का काम जो नहीं हो रहा है और हाउस टैक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है, जबकि ये तय था कि हाउस टैक्स अभी नहीं बढ़ाया जाएगा। उसमें बढ़ोतरी है वो वापस ली जाए। उसके साथ हमने एक मांग करी थी कि जो ट्रैक्टर घोटाला है उसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में सिंधिया वोटर्स को कांग्रेस से अलग करने के लिए बीजेपी ने सिंधिया कार्ड खेल दिया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजमाता विजय राजे सिंधिया की 100वीं जयंती पर 100 रुपए का सिक्का जारी किया। हालांकि पीएम ने यह सिक्का दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी किया। वहीं इसको लेकर अब प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है और कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर बनी हुई है। देखिए। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी गण, अलग अलग राज्यों के राज्यपाल श्री, मुख्यमंत्रीगण, देश विदेश से जुड़े राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी के प्रशंसक एवं परिवार के सदस्य, उनके स्नेही और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कुछ पन्नों पर मेरी नजर गई। उसमें एक प्रसंग है एकता यात्रा का, जिसमें उन्होंने मेरा परिचय गुजरात के युवा नेता नरेंद्र मोदी के तौर पर करवाया है। आज इतने वर्षों बाद उनका वही नरेंद्र देश का प्रधान सेवक बनकर उनकी अनेक स्मृतियों के साथ आज आपके सामने है। आपको पता होगा, जब कन्याकुमारी से कश्मीर एक यात्रा का प्रारंभ हुआ था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में, और मैं व्यवस्था देखता था। राजमाता जी उस कार्यक्रम के लिए कन्याकुमारी आई थी और बाद में जब हम श्रीनगर जा रहे थे तो जम्मू में विदाई देने भी आई थी, और उन्होंने लगातार हमारा हौसला बुलंद किया था। तब हमारा सपना था लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराना। हमारा मकसद था धारा 370 से मुक्ति मिल जाए। राजमाता जी ने उस यात्रा को विदाई दी थी। जो सपना था वो पूरा हो गया। आज जब मैं पुस्तक में और भी चीजें देख रहा था, पुस्तक में एक जगह उन्होंने लिखा है, एक दिन ये शरीर यहीं रह जाएगा, आत्मा जहां से आई है वहीं चली जाएगी। शून्य से शून्य में स्मृतियां रह जाएगी। अपनी इन स्मृतियों को मैं उनके लिए छोड़ जाऊंगी जिनसे मेरा सरोकार रहा है, जिनकी मैं सरोकार रही हूं। आज राजमाता जी जहां भी है हम सबको देख रही है।
हमें आशीर्वाद दे रही है। हम सभी लोग जिनका उनसे सरोकार रहा है, जिनकी वो सरोकार रही है, वो यहाँ इस विशेष कार्यक्रम में कुछ लोग पहुंच भी पाए हैं और मौजूद भी हैं, और देश के अनेक भागों में, कोने कोने में आज ये अवसर वर्चुअली मनाया जा रहा है। हम में से कई लोगों को उनसे बहुत करीबी से जुड़ने का, उनकी सेवा, उनके वात्सल्य को अनुभव करने का सौभाग्य मिला है। राजमाता जी कहती भी थी, मैं एक पुत्र की नहीं, मैं तो सहस्त्रों पुत्रों की मां हूं। उनके प्रेम में आकंठ डूबी रहती हूं। हम सब उनके पुत्र पुत्रियां ही हैं, उनका परिवार ही है, और इसलिए ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की स्मृति में 100 रुपये के विशेष स्मारक सिक्के का विमोचन करने का अवसर मिला है। हालांकि मैं खुद को आज बंधा हुआ महसूस कर रहा हूं, बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर कोरोना महामारी नहीं होती तो आज इस कार्यक्रम का स्वरूप कितना बड़ा, कितना भव्य होता। इस साल के यात्रा सीजन में पहली बार केदारनाथ मंदिर के आगे दर्शन के लिए यात्रियों की लंबी कतार लगी। यह लाइन मंदिरों के मुख्य गेट से लेकर पैदल मार्ग तक लगी है। करीब 300 मीटर की लंबी लाइन में लगातार भक्त भगवान भोले के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। इससे पूर्व इस बार की यात्रा का सीजन यात्रियों की ऐसी लंबी लाइन केदारनाथ धाम में नहीं देखी गई। हेली सेवाओं के शुरू होने से यात्रा भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। परिजनों से कहीं पिछड़ गई हैं, इनके पति आंध्रा धाम से आता। केदारनाथ के दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में लगी लाइन। केदारनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। केदारनाथ मंदिर परिसर में यात्रियों की लगी लंबी लाइन। हेली सेवाएं शुरू होने से यात्रियों की संख्या में इजाफा। केदारनाथ मंदिर परिसर भक्तों से खचाखच भरा हुआ है। इसके अलावा मंदिर से आगे 300 मीटर तक भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। भक्त भीषण ठंड में लाइन में खड़े होकर बाबा केदार के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। बाबा केदार के मंदिर परिसर में लगी लाइन और यात्रियों की भीड़ देखकर एहसास ही नहीं हो रहा कि कोरोना काल चल रहा है। मंदिर के भव्य दृश्य को देखकर लग रहा है कि मई जून वाली यात्रा चल रही है, जब प्रत्येक दिन 10 से 12 हजार यात्री बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचते थे। और आज से श्री केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। हवाई यात्राएं, जितने भी श्रद्धालुगण हैं उनको काफ़ी जितने बुजुर्ग लोग हैं काफ़ी सहायता मिल रही है हेली शुरू होने से, और यात्रियों में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ काफ़ी भीड़ है, और मैं सभी यात्रीगण जो आना चाहते हैं केदारनाथ धाम में उन सबका स्वागत करता हूँ। काफ़ी अच्छी सुविधाएँ अब हो चुकी हैं। पूर्व में यहाँ पर कम से कम 1000 या 1200 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, लेकिन इस समय लगभग 5000 लोगों के रहने की व्यवस्था इसमें हो चुकी है। तो पूरे भारतवर्ष से जितने भी श्रद्धालुगण श्री केदारनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं उन सबका स्वागत करता हूँ। धाम के लिए अब हेली सेवाएं भी शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या में अत्यधिक इजाफा हो रहा है।
यात्री अब पैदल मार्ग के अलावा हेली सेवा से भी बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे उनमें खुशी का माहौल देखा जा रहा है। बता दें, हेली सेवा शुरू होने के पहले दिन 8 हेली कंपनियों के 176 शटल के जरिए 890 यात्री केदारनाथ पहुंचे, जिसमें 727 तीर्थयात्री धाम से वापस लौटे, जबकि 24 तीर्थयात्री धाम में रुके। इसके अलावा 1116 तीर्थयात्री पैदल यात्रा व घोड़े खच्चरों से धाम पहुंचे। हम लोग परसों पहुंचे थे फाटा, वहाँ पे कल हम लोगों की टिकट वगैरह हुई। पहले तो हेलीकॉप्टर की सर्विसेज ही नहीं चल रही थी, आज से शुरू है। आज पहला दिन था और शायद पहली या दूसरी हेलीकॉप्टर की सर्विस में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बहुत अच्छा रहा। टिकट बुक करवाने में एक्चुअली अब थोड़ा गवर्नमेंट के पास में चला गया तो थोड़ी सी दिक्कत हुई, बट ठीक है। सरकार ने जो है पर्यटन के लिए ओपन कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप बहुत अच्छे यात्री हमारे पास आने लग गए हैं। केदार घाटी जो कि काफ़ी कोविड के कारण सुसुप्त पड़ी हुई थी, उसमें पूरी घाटी में चहल पहल हो गई है और यात्री भरपूर मात्रा में यात्री आने लग गए। और जो हमारे होटलियर्स हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, ढाबा वाले हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट देख के बड़ा अच्छा महसूस हुआ। बाबा केदार दर्शन करने आए, सोचा था पहले रोड से आएंगे, सफ़र भी कुछ खास अच्छा रहा नहीं, मौसम भी खराब था। फिर पता चला कि 9 तारीख से हेलीपैड की सर्विस शुरू हो रही है और जब हम हेलीपैड का यूज़ किया तो बहुत अच्छा रहा। सर्विस भी बहुत अच्छी, जो सफ़र 1 घंटे का था वो 9 मिनट का रहा और बाकी मैं बहुत खुश हूँ। यात्रा का आंकड़ा अब तक 30,183 पहुँच गया है। आपको बता दें, अब भक्त पैदल मार्ग के अलावा हवाई सेवा से भी बाबा केदार के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। कोविड-19 टेस्ट की अनिवार्यता खत्म होने के बाद लगातार केदारनाथ आने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर।
करें अपने जीवन को कृतार्थ। सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे क्राइम की रेल, पुलिस हुई फेल। तो यूपी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है।